नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान के द्वारा प्रीलिम्स जयते सीरीज का आयोजन जो है किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विषयों की MCQ श्रृंखला को लेकर आपके सामने विषय विशेषज्ञ आ रहे हैं। उसी श्रृंखला को मैं जारी रखते हुए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि CGPSC प्रीलिम्स में विज्ञान से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक पर्टिकुलर विषय को लेकर, फिर उसके दूसरे वीडियो में आएंगे हम लोग फिर से दूसरे विषय को लेकर। इस तरह से हम विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और तीनों महत्वपूर्ण विषय के MCQs को लेकर आपके सामने आएंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायो के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs को लेकर। उससे पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि CGPSC प्रीलिम्स में हमारे साइंस सेक्शन से औसतन अगर देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही विषय शामिल है। हम देखते हैं कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन का जो रेशियो है वो यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कभी कभी अगर यहाँ 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हो सकता है केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछ दे और बायो से भी 1 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ औसतन हमारा जो रेशियो निकल कर आता है वो 3 से 4 क्वेश्चन का आता है। ज़्यादातर इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये मानकर चलना है कि एक विषय से आपका 1 क्वेश्चन औसतन पूछा जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसके विषय के प्रश्नों के बारे में, तो जो प्रश्न है वो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आएगा। सामान्य विज्ञान में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स में हम लोग किन चीजों का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स में हम किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फिजिक्स विषय जो है मैटर और द्रव्य, ऊर्जा, मैटर और एनर्जी का अध्ययन कराता है। ये जो फिजिक्स है ये हमारा द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन कराता है। द्रव्य किसको कहते हैं? हर वह वस्तु जिसका भार होता है, जो जगह घेरता है, वो सबको हम लोग बोलते हैं द्रव्य। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा जो है, जैसे कि हम बात करें विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ये सभी क्या है? ऊर्जा के स्वरूप है। अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री विषय के बारे में, तो केमिस्ट्री विषय से भी आपको सामान्यतः 1 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। पढ़ते क्या है हम लोग केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में। दिस इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तत्वों का अध्ययन। अगर हम लोग तत्वों के अध्ययन के बारे में बात करें, तो तत्वों के अध्ययन हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। या तो हम उसका संगठन देखते हैं, या उसका रिएक्शन देखते हैं, या तो फिर हम लोग यूटिलाइजेशन देखते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है वो हमारे केमिस्ट्री का हो जाता है। वही हम लोग बात करें बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं जीवन के बारे में, स्टडी ऑफ लाइफ। अगर हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो वाला विषय जो है हमारा हो जाएगा बायोलॉजी या जीव विज्ञान। इसमें आपका प्लांट सेक्शन भी शामिल है और इसमें हमारा एनिमल सेक्शन भी शामिल है। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा एक बेसिक सामान्य विज्ञान का जो है प्रश्न पूछने के क्या बनते हैं, संभावना बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम लोग बात करें, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये जो 3 एलिमेंट है ये मेजर रूप से जिम्मेदार है। अगर देखा जाए ओरिजिन ऑफ लाइफ को, तो जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले महासागर में, या आप बोल सकते हो जल में, जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति के क्रम में जो आज हमारे पास 118 एलिमेंट मौजूद है,
118 एलिमेंट में से इन्हीं 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से एक यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। ये जो यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म था, इसको हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। एक कोशिकीय जीव, ये जो एक कोशिकीय जीव है, ये कौन सा जीव था और ये कैसे यहाँ पर उत्पन्न हुआ? तो देखिए, एक कोशिकीय जो जीव है, ये है आपका बैक्टीरिया। ये है एक साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हो। सबसे पहले जीवन के रूप में यही पनपा था। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल कर आता है जीवों के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होने का। देखिए, बैक्टीरिया जो है जीवन की उत्पत्ति के क्रम में सबसे पहले निर्मित हुआ था। इसका ओरिजिन सबसे फर्स्ट हुआ था। तो यहाँ पर ये जो कोशिका है इसका, ये होता है अंडर डेवलप्ड होता है। अंडर डेवलप्ड होने के कारण ये सेल जो है पूरी तरह से अलग अलग कोशिकांगों को व्यवस्थित नहीं कर पाता, और यहाँ से इसका जो प्रकार है वो हमारे सामने निकल कर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रो मतलब होता है पुराना या प्राचीन, कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। तो इसका पूरा जो नाम आता है वो निकल कर आता है पुराना केंद्रक वाला जीव। तो हमारा जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक जो सेल है, ये अंडर डेवलप्ड सेल के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया वगैरह को पढ़ते हैं। जब जीवन उत्पत्ति के क्रम में ये आगे बढ़ता है, जीवन का जो क्रम है वो आगे बढ़ता है, तब हमारे सामने आते हैं प्लांट और एनिमल। जब प्लांट और एनिमल हमारे सामने निकल कर आता है, तो यहाँ पर आता है वेल डेवलप्ड सेल, पूरी तरह से विकसित कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और ये जो है आपके सामने लेबर डिवीजन या श्रम विभाजन के साथ में प्रस्तुत होता है। तो जीवन उत्पत्ति के क्रम में हमारा जो एलिमेंट है वो हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये हमारा सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? सहजीवी मतलब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिम्बायोटिक या सहजीवी होने के बारे में। देखो, लाइकेन जो होता है ये शैवाल और कवक का जो है सहजीवी साहचर्य होता है। होता क्या है, तो यहाँ जो हमारा एल्गी है और यहाँ पर जो हमारा फंगी है, फंगी को हम लोग बोलते हैं कवक और एल्गी को बोलते हैं हम लोग शैवाल। शैवाल एक हरा पादप है। ये फोटोसिंथेसिस करने का कार्य करता है। जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तो इसके द्वारा ये फूड मटेरियल को बनाता है। फूड मटेरियल बनाने के कारण जो है ये एक प्रकाश संश्लेषी जीव हो जाता है। कवक क्या करता है? कवक जो है वो इसके सिम्बायोटिक फॉर्म में, सिम्बायोटिक फेज में यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा और सपोर्ट प्रदान करता है। इस प्रकार से ये दोनों जो है एक लाइकेन के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो दो जीव यहाँ पर शामिल है, एक तो है शैवाल और एक है कवक। हमारा प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल और कवक करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर के बारे में पूछा गया है जो जलीय फर्न के रूप में हमें प्राप्त होता है। आपका जो प्रश्न है इसका आंसर है हमारा एजोला। एजोला एक प्रकार का एक्वेटिक प्लांट है जो आपको फर्टिलाइजर के रूप में भी देखने को मिल जाएगा। ये भोजन के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग गाय के चारे के रूप में भी प्रयुक्त में कर सकते हैं। तो ये जो एजोला है ये अलग अलग फॉर्म में उपयोग किए जाने वाला एक प्रकार का जलीय फर्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है?
गिरगिट के रंग बदलने का कारण क्या होता है? गिरगिट जो होता है अपना रंग जो है संबंधित परिवेश या वातावरण के अनुसार बदलता है। जब उन्हें खतरा महसूस होता है या जब वो शिकार करने के लिए अपने आगे बढ़ता है, तब वो क्या करता है, अपने वर्णी लवक को क्या कर लेता है, एक्टिवेट कर देता है। ये वर्णी लवक क्या होता है? एक प्रकार का पिगमेंट है जो क्रिस्टलीय सेल होते हैं, जो क्रिस्टल सेल होते हैं वहां से ये गैप वाले एरिया में मौजूद होता है उसके स्किन में। ये क्या करता है? रंग बदलने में गिरगिट की सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक क्या है? तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक के बारे में। चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में आंसर कर पता लगाते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वे जंतु जिनमें तंत्रिका तंत्र भली भांति विकसित नहीं होता। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वे जीव जिनमें केंद्रक विकसित नहीं होता। ऑप्शन सी में दिया हुआ है वे प्राचीन पौधे जिनमें संवहन तंत्र सुविकसित नहीं होता। और डी में दिया हुआ है वे पौधे जिनमें पुष्प व बीज उत्पन्न नहीं होते। तो हमने अभी ओरिजिन ऑफ लाइफ जब देखा था तब मैंने बताया था जब जीवन का उत्पत्ति हुआ, जीवन के उत्पत्ति के क्रम में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया यहाँ पर पनपा उसमें वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गन अवेलेबल नहीं था। वेल डेवलप्ड जो है उसके पास में ऑर्गन्स मौजूद नहीं होने के कारण उसका जो फंक्शन था वो सीमित था। बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, यहीं कहीं पर क्या है, बिखरा होता है, ऐसी पड़ा हुआ है कहीं पर। जबकि हम लोग एक नॉर्मल प्लांट और एनिमल सेल में देखते हैं कि ये होता है केंद्रक बीचों बीच, और इस केंद्रक को अगर हम लोग बाहर खोल कर देखें इसके अंदर में कौन कौन सी चीजें मौजूद है, तो हमें केंद्रक के अंदर में दिखाई देता है यहाँ पर इस प्रकार के धागेनुमा संरचना। ये जो धागेनुमा संरचना आप लोग देखते हो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन धागा, क्रोमेटिन थ्रेड। और यही जो क्रोमेटिन धागा है आगे चलकर जब व्यवस्थित हो जाता है तो व्यवस्थित होने के बाद में ये हमें दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से दिखाई देता है। इसे हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको क्रोमोसोम। और यही गुणसूत्र या क्रोमोसोम है प्रत्येक जीव कोशिका में, अगर वो यूकैरियोटिक है तो वो पाया जाता है जोड़ी में। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, जोड़ी में बना देते हैं। जब हम लोग जोड़ी में बना देते हैं तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर में ना इस प्रकार के धागेनुमा संरचना मौजूद है। ये जो धागेनुमा संरचना है ये कुछ और नहीं है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। और यही जो डीएनए है वो हमारे कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक वाले भाग में पाया जाता है। ये जो चीज है डीएनए का इस प्रकार के रूप में पाया जाना केंद्रक के अंदर, ये केवल और केवल यूकैरियोटिक जीवों में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं मिलता। तो प्रश्न में जो पूछा गया है प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा वे जीव जिनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता। केंद्रक जहां पर वेल डेवलप्ड नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक एनिमल के सेल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है। चलिए सेल या कोशिका वाले सेक्शन से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हैं। क्या होता है तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे। ये कोशिका है, कोशिका के बीच में हमने बनाया केंद्रक। ये जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर में एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव है उसको हमने कहा केंद्रक द्रव्य। और वैसे ही केंद्रक के बाहर ये वाला जो एरिया जो आप लोग ब्लैक पार्ट में देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मा। ये होता है साइटोप्लाज्मा, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ये जो कोशिका द्रव्य है और जो केंद्रक द्रव्य है
ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तब हम लोग इसको एक साथ कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए केवल कोशिका द्रव्य से, केवल कोशिका द्रव्य से निर्मित नहीं होता, केवल केंद्रक द्रव्य से, तो केवल केंद्रक द्रव्य से ही निर्मित नहीं होता, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य से। तो ये जो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब होगा। आप लोगों को और चीजें ध्यान रखनी है, ये जो हमारा कोशिका द्रव्य है यहाँ पर हमारे जितने भी कोशिकांग है, सेल ऑर्गन्स, ये व्यवस्थित होता है। कोशिकांगों को व्यवस्थित रखने के लिए कोशिका के अंदर में पदार्थों के आवागमन में ये साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका द्रव्य में ही एक सेल ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइजोसोम, लाइजोसोम या इसको हम लोग बोलते हैं लयन काय। ये जो लाइजोसोम या लयन काय आप लोग देख रहे हो, ये कोशिका के अंदर मौजूद एक ऐसा भाग होता है जहां पर पाचक रस पाया जाता है। इसके अंदर में पाया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ये क्या करता है, जब कोशिका में बाह्य वायरस या बैक्टीरिया का एंट्री होता है तो ये उसको डाइजेस्ट करने में, उनको खत्म करने में मदद करता है, वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के समय। तो इसकी आवश्यकता क्यों है कोशिका के अंदर में, कोशिका के अंदर ये करता क्या है। तो देखिए जब कोशिका के अंदर कोशिकांग जो होते हैं, सेल ऑर्गन्स, जब ये मृत हो जाते हैं तब उसको भक्षण करने का काम करता है। कोशिका के अंदर साफ सफाई का व्यवस्था करता है। किन्हीं कारण से इसका एंजाइम का सिक्रीशन अधिक मात्रा में हो गया, एक्सीडेंटल कोई यहाँ पर सिक्रीशन हो गया, तो ये जो लाइजोसोम होता है इसके पाचक एंजाइम कोशिका के अंदर मौजूद बाकी कोशिकांगों को भी क्या कर जाता है, पचा जाता है, उसको खत्म कर देता है। फिर ये कोशिका हो जाती है मृत, इस कोशिका की डेथ हो जाती है, ये कोशिका हो जाता है डेड। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली, इस नाम से भी हम लोग लाइसोसोम को जानते हैं। तो ये भी हमारे कोशिका द्रव्य वाले क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था जो डीएनए है वो कहाँ पाया जा रहा है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस। अब इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में है डीएनए। डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन में पूछा है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, इस नाम से हम लोग इसको जानते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक प्रक्रिया करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या श्वसन। ये जो श्वसन प्रक्रिया है उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करता है। रेस्पिरेशन या श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का हमारे सिंगल कोशिकाओं तक पहुंचना या शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचना रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाता है। इसी प्रक्रिया के तहत माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। जब ऑक्सीजन हमारे भोज्य पदार्थ के एक अणु से अगर मिलता है C6H12O6,
ये ग्लूकोज का एक अणु है, तो वो इसको तोड़ देता है एटीपी में, वो इसको तोड़ देता है H2O में, यहाँ से मुक्त होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ग्लूकोज को ATP, H2O और CO2 में तोड़ता है। यहाँ पर हमें न्यूक्लियस के बाहर कहीं DNA देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मिल जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारा DNA है इसके अलावा एक और होता है न्यूक्लिक अम्ल के अवयव, जिसको हम लोग बोलते हैं RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है केंद्रक में, ये मिलता है कोशिका द्रव्य में, और ये मिलता है राइबोसोम में। तो ये इसके पाए जाने वाले क्षेत्र है जहां पर हमें RNA देखने को मिलता है। तो DNA और RNA दोनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसका लोकेशन कहां पर मौजूद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गुणसूत्रों में बिना विभाजन के विभाजन। गुणसूत्रों में विभाजन होता है तो वो कौन सा विभाजन होता है, और गुणसूत्रों के बिना होता है तो वो कौन सा होता है, समझते हैं थोड़ा सा। कोशिका विभाजन के हमारे पास 3 प्रकार है। 3 प्रकार में हम लोग पहले देखते हैं माइटोसिस, सेल डिवीजन, इसको बोलते हैं हम लोग समसूत्री कोशिका विभाजन। देखिए नाम में इसका जवाब छूटा है, समसूत्री। समसूत्र कोशिका के अंदर अगर कहीं पर धागेनुमा संरचना पाया जाता है जो गुणसूत्र कहलाता है, तो वो हमारे केंद्रक के अंदर में मिलेगा यहाँ पर, और यही जो धागा है इसी में जब विभाजन होगा तब हम लोग बोलेंगे सूत्री विभाजन। तो यहाँ पर देखिए इसी धागे के नाम से ही बना हुआ है समसूत्री कोशिका विभाजन। एक बना है अर्धसूत्री, मियोसिस सेल डिवीजन, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और एक आता है एमाइटोसिस या असूत्री कोशिका विभाजन। तो समसूत्री में समान रूप से गुणसूत्र का ये धागा बटेगा, अर्धसूत्री में आधा हो जाएगा, और असूत्री में इन गुणसूत्रों में विभाजन नहीं होगा भाई। तो देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं। देखिए अगर किसी मातृ कोशिका के पास में, ये मदर सेल है, मदर कोशिका के पास में 40 क्रोमोसोम हैं, 40 क्रोमोसोम। तो इस 40 क्रोमोसोम में जब ये सेल डिवाइड करेगा माइटोसिस सेल डिवीजन, तो इसके 2 डॉटर सेल बनेंगे, और 2 डॉटर सेल बनेंगे तो गुणसूत्रों की संख्या जो है 40 इसमें भी जाएगा और 40 इसमें भी जाएगा। तो इस प्रकार का जो डिवीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन या समसूत्री कोशिका विभाजन। अगर कोशिका विभाजन में एक मदर सेल है और वो विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है इसमें अगर गुणसूत्र 40 है तो ये हो जाएगा आधा, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें। तो इस प्रकार का कोशिका विभाजन हो जाएगा मियोसिस सेल डिवीजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ये हमारा दूसरा प्रकार है। फिर आ जाता है हमारा एमाइटोसिस। एमाइटोसिस में ज्यादा कुछ नहीं होता है, जैसे एक सेल है अमीबा का, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक नोज बनाता है और ये 2 भाग में सेपरेट हो जाता है इस तरह से, और आगे जाकर हमारे पास 2 नई कोशिकाएं बन जाती है।
तो इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है इसको बोलते हैं असूत्री या एमाइटोसिस। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा क्रोमोसोम है, वह व्यवस्थित रूप से अलग अलग नहीं होता। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रकार की कोशिका विभाजन को हम देख पा रहे हैं। एक है माइटोसिस, सेल डिवीजन। इस कोशिका विभाजन के द्वारा हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो होता है माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछता है, कैंसर नामक बीमारी कौन से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है? तो जब अनियंत्रित रूप से माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, अनियंत्रित या इर्रेगुलरली माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, तब होता है कैंसर नामक रोग। कैंसर या इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रोग। एक चीज और याद रखना इसमें, जब हमारे शरीर में घाव हो जाता है, जब शरीर में वुंड्स हो जाते हैं, तो वो नई मांसपेशियों को जब बनाता है, जब वो ठीक होता है तो नई मांसपेशियां जब आती है तो वहां पर भी माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही घाव भरता है। तो ये हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। वही अगर हम बात करें मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में, तो ये होता है जर्मिनल सेल में। जर्मिनल सेल में इसको बोलते हैं जनन वाली कोशिकाएं या जनन देने वाली कोशिकाएं। इसके माध्यम से बनता है जाइगोट, जाइगोट सेल, या इसके माध्यम से जो है भ्रूण का निर्माण होता है। एमाइटोसिस सेल डिवीजन जो है लोअर क्लास के जीवों में पाया जाता है, अमीबा पैरामीशियम में। तो ये हमारे जो प्रश्न था उसका एक सटीक आंसर है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका विभाजन होता है तो उसे कहते हैं असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के विषय में सही कथन है? उभयलिंगी मतलब होता है हमारा बाइसेक्सुअल, यहाँ पर लिखा हुआ है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो देखिए कथन क्या कहा गया है। ऑप्शन ए में देखते हैं, उनमें केवल एक अंडप होता है। अंडप मतलब क्या होता है, इसको कार्पेल भी बोल देते हैं हम लोग, कैटार भी बोल देते हैं, इसके समानार्थी शब्द है। बी में हम लोग देखें, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। पुंकेसर को बोलते हैं मेल पार्ट। सी में देखते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होता है। डी में है, उनमें या तो पुंकेसर होगा या अंडप होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। अगर हम एक पुष्प को स्टार्टिंग फेज में देखें, थोड़ा सा रफली डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। ये एक पुष्प को अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ से उनकी पंखुड़ियाँ निकली हुई है, ये पंखुड़ियाँ है, और यहाँ पर इसका पराग को लेने वाला भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट। इसके ऊपर में इस प्रकार की संरचनाएं होती है और यहाँ पर छोटे छोटे दाने होते हैं। ये यहां से हम लोग समझते हैं, किसी भी पुष्प के 2 भाग होते हैं अगर वो बाइसेक्सुअल है, एक मेल और एक फीमेल। इसमें से ये वाला हिस्सा जो आप लोग देख रहे हो एंथर कहलाता है। एंथर या इसको हम लोग बोलते हैं पराग कोश। पराग कोश में ही पाया जाता है पराग कण, उसको हम लोग बोलते हैं पोलेन ग्रेन। पराग कण ये जो है एक मेल सेल होता है जो रिप्रोडक्शन में जाकर आगे पार्टिसिपेट करेगा। ये वाला जो एरिया देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट या तंतु, और यही जो दोनों पार्ट है ये मिलकर क्या बनाएंगे, पुंकेसर बनाएंगे। ये जो है दोनों मिलकर के मेल पार्ट को बनाता है। वहीं हम आगे देखें तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं ओवरी। वर्तिका, वर्तिकाग्र और हमारा आता है अंडाशय, ये मिलकर बनाता है मादा पार्ट को, फीमेल को। तो अगर इस प्रकार से मेल और फीमेल एक फ्लावर में है तो वो होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर।
या इसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। तो हमारा जो प्रश्न है उसमें कथन दिया हुआ है उभयलिंगी फूलों के विषय में सही कथन कौन सा है। तो इनमें केवल अंडप होता है, ये तो सही नहीं है। उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, ये हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से है। प्राथमिक पोषक तत्व या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें हम लोग तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमें ज्ञात न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये पादपों में जो है प्राथमिक रूप से दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी पोषक तत्व है जो टोटल हमारे पास 16 से 17 एलिमेंट्स के रूप में सामने आते हैं। इसको हम लोग मैक्रो और माइक्रो दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखना है, पूछा क्या जा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ विटामिन्स दिया हुआ है और एक तरफ उसके केमिकल नेम या रासायनिक नाम जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है, विटामिन सी दिया हुआ है। इसको हम लोग रासायनिक नाम से जानते हैं स्कॉर्बिक एसिड, ये तो सही है, सुमेलित है। दूसरा है विटामिन B1, इसको हम लोग देखते हैं थायमिन के नाम से, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ विटामिन डी, विटामिन डी में दिया हुआ है रेटिनॉल, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रेटिनॉल जो है कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, तो आपको याद रखना है। वही हम लोग बात करें विटामिन के के बारे में, तो इसको नेप्थेक्विनोन या फिलोक्विनोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुमेलित नहीं है में आएगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पसलियों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पसली या जिसको हम लोग बोलते हैं रिब्स, रिब्स है या पसली, हम लोग इसको सामान्य भाषा में बोल देते हैं पसली। एक्चुअल में देखिए यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का जो है क्या पूछा जा रहा है वो समझ आ जाएगा। मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती है, 24 पसलियां। फिर ऑप्शन कथन बी में हमें कहा गया है 1 से 7वें जोड़े की पसलियां वास्तविक पसलियां कहलाती है। 1 से जो 7वां है ये है ट्रू रिब्स या इसको बोलते हैं वास्तविक पसलियां। और ऑप्शन सी में 8 से 10वें जोड़ी पसलियां छद्म पसलियां कहलाती है। तो 8 से 10वां जो है ये कहला रहा है छद्मा, छद्मा या इसको हम लोग बोलते हैं फाल्स। और डी में कहा गया है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। एक रफली डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर बगल में। जैसे कि हम लोग मानव पसलियों के बारे में बात करें तो मानव पसलियों में टोटल पसलियों की संख्या है 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको हम लोगों ने 12 की जोड़ी में बना दिया है। नंबर भी हम लोग साइड में लिखते हुए चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कौन से नंबर को कौन कौन से नाम से हम लोग जानते हैं वो भी हम लोग लिखते हैं। पसलियों की कौन सी संख्या है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो 1 से 7 जोड़ी जो पसलियां होती है जो रीढ़ की हड्डी से निकलकर सामने ये वाली हड्डी से जुड़ी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम बोलते हैं।
इस वाले हड्डी को हम लोग वी शेप का बोन भी बोलते हैं, वी शेप की हड्डी ये भी बोला जाता है। तो जब रीढ़ की हड्डी से निकलकर डायरेक्ट स्टर्नम में जुड़ा होता है तब ऐसे हड्डियों को हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सत्य पसलियां। और जब ये 8वां, 9वां और 10वां नंबर को हम लोग देखें तो ये निकलता है तब ये एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ रहता है। जैसे कि ये हड्डी निकला है पसली का, ये एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा हुआ रहता है, डायरेक्ट स्टर्नम में जुड़ा नहीं होता। डायग्राम में हमने जुड़ा हुआ बता दिया है, लेकिन आप लोग याद रखना ये एक के ऊपर एक जो है चढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे जो पसलियों की संख्या वो पेयर में कितनी है? 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं छद्म या असत्य या फाल्स। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाल्स रिब्स, इसको बोलते हैं हम लोग असत्य पसलियां। वही अगर हम लोग देखें 11वां और 12वां पेयर के बारे में तो ये बिल्कुल भी किसी से जुड़ा नहीं होता है, ये जो है बिल्कुल फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसलियां। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई पसलियां। तो इस प्रकार से हमारे सामने 3 श्रेणी में पसलियां जो है वो मौजूद दिखाई देती है। अब एक बार कथन को पढ़िए। मानव शरीर में कुल 24 पसलियां हैं, ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। 1 से 7वें जोड़े पसलियां वास्तविक पसलियां कहलाती है, वास्तविक या सत्य पसलियां, ये भी बिल्कुल सत्य है। सी कथन में क्या है? 8 से 10वें जोड़े की पसलियां छद्म पसलियां कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए 8, 9 और 10 हमने लिखा हुआ है फाल्स या छद्म पसलियां, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा कथन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी जो है हमारे गिवन क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? ब्रीदिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, और श्वसन को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। अब यहां पर समझना, ये जो हमारा ब्रीदिंग है और जो हमारा रेस्पिरेशन है वो क्या है? जब हम लोग फेफड़ों में हवा को भरते हैं और छोड़ देते हैं, वायुमंडलीय हवा को जब हम लोग फेफड़ों में भरते हैं और छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास। 1 मिनट में एक औसत स्वस्थ व्यक्ति जो है 16 से 17 बार श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को अंजाम देता है। ये एक मशीन की भांति कार्य करता है, हवा को खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, हवा को खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है? मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है, मैकेनिकल, या इसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक प्रक्रिया। वहीं अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है, तो ऑक्सीजन का हमारे सिंगल कोशिकाओं तक पहुंचना या हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंचना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। तो सत्य कथन की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? ऑप्शन ए में देखिए क्या कहा गया है, श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। तो ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। वही हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी में, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती जबकि श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। देखिए जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, हवा को भरते हैं फेफड़ों में और छोड़ते हैं, भरते हैं छोड़ते हैं, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है भाई, यहाँ पर केवल वायुमंडलीय हवा को फेफड़ों में भर रहे हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होता है। अभी अभी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से जब मिलता है तब यहाँ पर क्या होता है? ये टूटेगा एटीपी में, ये टूटेगा H2O में और ये टूटेगा CO2 में। तो यही तो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारा ऊर्जा। तो यहाँ पर ये कथन भी हमारा सत्य हो गया। सी ऑप्शन में देखते हैं, श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है।
और श्वसन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये एक प्रकार से क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये उपर्युक्त सभी कथन जो है क्या है, सत्य है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है। यहाँ पर पूछा गया है ऑक्सी रेस्पिरेशन के बारे में। ऑक्सी श्वसन क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की जो क्रिया हो रही है वो ऑक्सी श्वसन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारे कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सी रेस्पिरेशन का कहाँ कहाँ स्थल है, याद रखिए, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन सा है, ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरॉन। ध्यान रखना, हमारे शरीर में वेसोप्रेसिन एक हार्मोन है, और ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ये मूत्र में पानी की मात्रा का नियंत्रण करता है। मूत्र में पानी की मात्रा का नियंत्रण करता है, और इसी के माध्यम से हम लोग जो है पानी पीते हैं, उसके एक निश्चित अमाउंट अपने बॉडी में रोक पाते हैं। तो यहाँ पर मूत्र की मात्रा का नियंत्रक पूछा गया है, द कंट्रोल ऑफ यूरिन वॉल्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हमें चयन करना है। पहला कथन जो है वो क्या है, पहला ऑप्शन में देखते हैं, थायराइड ग्रंथि को एड्रेनालिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये जो है हमारा गलत कथन है। आयोडीनहीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्य में गलगंड होता है। गलगंड को बोलते हैं हम लोग गॉइटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं घेंघा। फिर हम लोग देखते हैं आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर के नियंत्रण में सहायता करती है। तो ये भी हमारा गलत है। गिवन ऑप्शन के अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। थायराइड ग्रंथि जो है वो हमारा गले वाले क्षेत्र में स्थित होता है। थायराइड ग्लैंड ये है हमारे थ्रोट रीजन में, गले वाले में। इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो है थायरॉक्सिन। एक है T3 T4। T3 और T4 में ये जो T4 देख रहे हो थायरॉक्सिन का सबसे सक्रिय रूप होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा सक्रिय होता है। थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर तरीके से संचालन के लिए, थायरॉक्सिन प्रॉपर तरीके से निकले, इसके लिए हमें टायरोसिन और आयोडीन 2 प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तरफ दिया हुआ है सूची 1 और एक तरफ दिया हुआ है सूची 2। बीमारी है और उससे संबंधित बैक्टीरिया है। हमें क्या करना है, इसको मैच करना है और सही आंसर कूट से लेना है। बीमारी यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए में हैजा, हैजा या कॉलेरा। हैजा या कॉलेरा जो होता है विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर हम लोग बात करें हैजा या कॉलेरा के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, तो ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित भोजन और दूषित पानी से होने वाला एक बीमारी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेग के बारे में। तो ये जो प्लेग है ये होता है पास्चुरेला पेस्टिस के कारण। प्लेग जो बीमारी है इसमें हेडेक, सिर दर्द होना और आंतों का संक्रमण शामिल है। ये जो रोडेंट एनिमल होता है, चूहा, उसके आंतों में पाया जाने वाला ये
एक प्रकार का जीव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तपेदिक के बारे में। तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। वही अगर हम बात करें टाइफाइड के बारे में तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि एक तरफ बीमारी और एक तरफ उसका सूची जो है हमने मैच कर लिया है। आंसर क्या होगा इसका? तो आपका ए का हो जाएगा 4, प्लेग हमारा जो है आंसर है ए का 3, हैजा हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी, प्लेग हो जाएगा हमारा बी का 4था नंबर, तपेदिक हो जाएगा हमारा सी का 2रा नंबर और टाइफाइड हो जाएगा हमारा डी का पहला नंबर। 3, 4, 2, 1 ये हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा आज का जीव विज्ञान का क्वेश्चन जो था है। अगले वीडियो में मैं इसके आगे के विषयों के साथ नए नए टॉपिक को लेकर कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। आप हमारे वीडियो श्रृंखला के साथ जुड़ी रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।